गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण पाठ भाषा और भाषा के विविध रूप। आज हम शुरू करेंगे भाषा के विविध रूपों में से राष्ट्रभाषा, मातृभाषा तथा इसके अन्य जो विविध रूप हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रभाषा से। राष्ट्रभाषा का अगर हम विग्रह करें तो राष्ट्र की भाषा अर्थात संबंध तत्पुरुष समास आपका बन गया जी। राष्ट्र की भाषा का मतलब है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। यह देश के गौरव और सम्मान की प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहने का भाव क्या है कि पूरे देश को संपर्क सूत्र में बांधने का काम राष्ट्रभाषा का ही होता है। जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे गौरव और सम्मान का प्रतीक होता है, ऐसे ही हमारी राष्ट्रभाषा भी हमारे गौरव और सम्मान की प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भारत बहुभाषी देश है, यहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रचलन है, लेकिन उन भाषाओं में सबसे अधिक जो प्रचार प्रसार है या जिसका प्रयोग सबसे अधिक लोग हिंदुस्तान में करते हैं वह है हमारी हिंदी भाषा। इसलिए हिंदी भाषा को हमने अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, वो मान सम्मान इसको दिया है। इसी राष्ट्रभाषा से हमारा मान सम्मान और हमारे देश का गौरव भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जिस भाषा में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, पूरे देश के लोग अपने विचार दूसरों के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते भी हैं, वह है हमारी राष्ट्रभाषा। भाषा का दूसरा रूप है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। विदेश में पूछने पर मातृभाषा का मतलब हरियाणवी आदि न होकर हिंदी अर्थात राष्ट्रभाषा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अस्मिता हमारी जो खुद की पहचान होती है, खुद का जो बच्चे का मान सम्मान होता है, वो मातृभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। मातृभाषा का मतलब होता है मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसको बच्चा परिवार में रहकर सीखता है। अब इसमें एक बात विशेष रूप से कही गई है कि मान लीजिए कोई बच्चा हरियाणा में उत्पन्न हुआ है और उसके परिवार में हरियाणवी बोली जाती है, वह भी वार्तालाप हरियाणवी में करता है, लेकिन अगर वह विदेश में चला जाता है या भारत के किसी दूसरे हिस्से में चला जाता है, तब उसकी मातृभाषा हरियाणवी न होकर, उसकी लोकल लैंग्वेज न होकर राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी भाषा ही मानी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, मैं 13-17 सेक्टर का रहने वाला हूँ या मैं इस गांव शहर का रहने वाला हूँ। आप कभी ऐसा नहीं कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि तब हमारा जो स्थान है, रहने का जो घर है, वो पूरा देश ही स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे ही जब फॉरेन में जाकर कोई हमसे पूछता है कि आपकी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आप अपनी हरियाणवी या भोजपुरी या बिहारी आदि भाषा या उपभाषा या बोली का प्रयोग ना करके आप कहेंगे कि मेरी राष्ट्रभाषा या मेरी मदर टंग लैंग्वेज तो हिंदी ही है। तो हम इस रूप में उसको स्वीकार करते हैं। आगे है संपर्क भाषा। भाषा का तीसरा रूप होता है संपर्क भाषा, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। किसी भी बहुभाषी बहुभाषी जिसमें अनेक भाषाओं का प्रचलन है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में, भारत देश में अनेक भाषाओं को मान्यता मिली है। कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लोग उनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो भारत एक बहुभाषी देश है। आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है,
यहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी बोली जाती है, समझी जाती है, विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं, अपना संपर्क दूसरों से बनाते हैं। किसी भी बहुभाषी देश में आपसी संपर्क के लिए किसी एक प्रमुख भाषा का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे भारत में तमिल, कन्नड़ आदि के स्थान पर हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। मान लीजिए हम विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर अगर हम चाइना जाएंगे तो क्या हमें उनसे बातचीत करने के लिए चाइनीज सीखनी पड़ेगी? अगर हम रूस में जाते हैं तो क्या उनसे वार्तालाप करने के लिए, संपर्क बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? नहीं। हमने पूरे संसार में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा का चुनाव कर लिया है, वो है हमारी अंग्रेजी भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें उन देशों की भाषाओं को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के माध्यम से ही उन देशों के लोगों से अपना संपर्क बना लेते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान हम कर पाते हैं। यही स्थिति भारत देश की भी है। अब देखिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का अधिक प्रचलन है, लेकिन अगर हम तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो क्या हमें तमिल सीखनी पड़ेगी? पंजाब में जाते हैं तो क्या हमें पंजाबी सीखनी पड़ेगी? अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो क्या हमें कन्नड़, तेलुगु या अन्य भाषाएं सीखनी पड़ेगी? ये समस्या बहुभाषी देशों में अक्सर आ जाती है। इसलिए हमने पूरे देश को संपर्क में लाने के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, कम्युनिकेशन बनाने के लिए हिंदी को ही अपनी संपर्क भाषा स्वीकार कर लिया है। मतलब कहने का यह है कि अगर हम भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं तो हमें उनकी अलग अलग भाषाओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर हम हिंदी में उनसे बातचीत करते हैं तो तमिल बोलने वाला भी हमसे हिंदी में ही बातचीत करने लग जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बिहार से कोई मजदूर काम करने के लिए आपके प्रदेश में आता है। यहाँ आकर जब दो आपस में वो बातचीत करते हैं, बिहार वाला आदमी बिहार वाले से बातचीत करता है तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में करता है, लोकल भाषा में अपनी बातचीत वो करता है, आपकी समझ में बहुत कम आता है या आता ही नहीं है। लेकिन जब आप उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे हिंदी में ही बातचीत करते हैं। ऐसे ही राजस्थान के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह को अलग अलग तरह से हिंदी को बोला समझा जाता है या उनकी अपनी भाषाओं में वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब हम उनसे हिंदी में बातचीत करते हैं तो वो हिंदी में ही हमसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिंदी को बोलने वाले, समझने वाले इस देश में सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने हिंदी को ही अपनी संपर्क भाषा स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, विश्व के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार पहले से अधिक बढ़ गया है। ये इसका महत्व है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि यह एक अपनी माता अर्थात संस्कृत भाषा के समान एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसके वर्ण हैं या इसका जो लिपिबद्ध इसको करना है ये परमानेंट रहता है। यहाँ या किसी भी अन्य देश में जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेखनी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका लिखित और मौखिक रूप सब जगह एक समान ही होता है। तो अनेक विशेषताओं को देखते हुए हमने अपने देश की संपर्क भाषा हिंदी को ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसी भाषा को सबसे अधिक जानने और समझने वाले इस देश में रहते हैं। इसके बाद है भाषा का अगला रूप है राजभाषा। राजभाषा का मतलब है राज की भाषा। राज का मतलब है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है जिस भाषा में देश के जो ऑफिस है, दफ्तर है, वो काम काज करते हैं, उसको हम राजभाषा कहते हैं।
कहने का मतलब क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हमने अपनी राजभाषा हिंदी को ही स्वीकार किया है। कारण वही जो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि राजभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी को जानने समझने वाले इस देश में बहुलता है। अधिक से अधिक लोग इसको जानने और समझने वाले इस देश में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कानून ने हमें ये अधिकार दिया है कि ऑफिस का कोई भी काम हो, चाहे वो डीसी ऑफिस का हो, चाहे वो सीएम ऑफिस का हो, या किसी भी स्कूल कॉलेज के ऑफिस का हो, तो हमें वह काम हिंदी भाषा में अपना करना चाहिए। संविधान में ऐसा लिखा गया है और यह भी कहा गया है कि हमारी जो राजभाषा की लिपि है वह देवनागरी होनी चाहिए। अर्थात अ, क, ख, ग जो हमारे स्वर व्यंजन हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारी हिंदी बनी है और इसी में हमें अपने राजकाज का सारा ऑफिशियल वर्क करना चाहिए। एक कानून में ऐसा लिख दिया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान में अकेली हिंदी ही नहीं है, अपितु 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनके अतिरिक्त अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनका अधिक से अधिक प्रचलन देश के कोने कोने में होता है, लेकिन उनको संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। अब इसको दोबारा समझने की कोशिश करें। राजभाषा का मतलब है जिसमें राजकाज का काम होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, दफ्तर में बैठकर लोग काम करते हैं। ये बात अलग है कि हम अधिक से अधिक काम आज अंग्रेजी में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी राजभाषा अंग्रेजी है। कानून के हिसाब से हमारी राजभाषा तो हिंदी ही है और हमें उसी हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में अपना कामकाज करना चाहिए। संविधान हमें यह बात बताता है। संपर्क भाषा का मतलब है एक दूसरे देश से या एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन बनाना। क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वाले समझने वाले सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए हमने क्षेत्रीय भाषाओं को तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि जो अनेक भाषाएं हैं उनको यह स्थान मान सम्मान न देकर हिंदी को ही हमने अपनी संपर्क भाषा स्वीकार किया है। इसके बाद मातृभाषा वह होती है जिसको बच्चा माता के आसपास रहकर या यूं कह लीजिए कि परिवार के बीच में रहकर जिसको वो सीखता है। वो हमारी हरियाणवी भी हो सकती है, वो हमारी पंजाबी भी हो सकती है, वो हमारी भोजपुरी भी हो सकती है, वो हमारी बिहारी भी हो सकती है, तमिल तेलुगु भी हो सकती है, कोई भी वो हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपनी मातृभाषा मदर टंग लैंग्वेज हिंदी को ही बताते हैं, क्योंकि हिंदी का स्थान सबसे ऊंचा है और यह पूरे देश के लिए मान सम्मान का कार्य करती है। राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। तो ये है हमारे बिंदु भाषा और भाषा के विविध रूप। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण के बिना, व्याकरण के ज्ञान के बिना हमारा भाषा का ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए किसी भी भाषा को गहनता से सीखने के लिए, गहराई से समझने के लिए हमें व्याकरण को समझना जरूरी होता है, व्याकरण को सीखना जरूरी होता है। ये व्याकरण ही है जिसने प्रत्येक भाषा को एक समान अधिकार दिया है। अर्थात मान लीजिए आप हिंदी को अमेरिका में बोलें या हिंदुस्तान के किसी कोने में बोलें या पाकिस्तान में बोलें, उसका रूप एक जैसा ही होता है। अंग्रेजी को आप जिस देश में बोलते हैं उसका रूप अल्फ़ाबेट ABCD या उसके जो ग्रामर के रूल हैं वो मोस्टली एक जैसे ही सब जगह है हमें दिखाई देते हैं। तो ये काम व्याकरण का होता है। अब व्याकरण क्या होता है, हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है। हमने एक शब्द पहले प्रयोग किया था, भाषा वह साधन है। अब साधन में और शास्त्र में अंतर होता है जी। साधन तो है काम करने का कोई ढंग, कोई करने का तरीका हो सकता है, लेकिन शास्त्र का मतलब है रूल्स फिक्स हैं जो, अर्थात व्याकरण के जो रूल हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए व्याकरण को हम साधन नहीं मान सकते हैं।
व्याकरण को हम शास्त्र मानते हैं, अर्थात बने बनाए जो रूल हैं, नियम है, जो कानून है एक तरह से व्याकरण का। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, अर्थात व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना सिखाती है। अब जैसे यही शब्द हम उच्चारण करते हैं, शुद्ध बोलना। अब मैंने बोला शुद्ध, अब शुद्ध में मैंने क्या बोला, स सड़क पे छोटे ऊ का उच्चारण किया है और ध धनुष बोल दिया, बीच का द और श शलजम मैंने अलग तरीके से बोलने की कोशिश की है। तो ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा कि शुद्ध, तो आपको मैं अगर कहूँ कि लिखो तो आप क्या करेंगे, स पे छोटा उ लगा के ध धनुष लगा देंगे, तो उच्चारण ही जब मेरा गलत है तो लिखने में भी वो गलती है। तो व्याकरण हमें यही कहती है कि भाषा को हमें शुद्धता से सीखना चाहिए। उसके बाद है शुद्ध लिखना। अब मैंने आपको अगर कहा है कि लिखिए आप कूल, आप लिखेंगे क बड़ा उ और ल। मैंने कहा लिखिए कुल, आप लिखेंगे क छोटे उ की मात्रा और ल कुल। अब मैंने कहा कि लिखिए कुल, आपने लिखा छोटा उ लगा के और ल कह के नीचे, तो मैंने कहा कि ये तो गलत है। आप कहेंगे नहीं सर, आपने जो उच्चारण है वो कुल का ही किया है, छोटे उ की साउंड आपने बोली थी इसलिए हमने उसको छोटे उ की मात्रा के रूप में ही लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये नियम किसने सिखाया? ये नियम हमें व्याकरण ने ही सिखाया है। और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, अभी मैंने एक शब्द आपके सामने बोला है सीखते हैं, मैं इसका उच्चारण गलत कर रहा हूँ, सीखते हैं। सीखते का मतलब है स पे मैंने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है और है से मैंने अनुस्वार हटा दी है। इसका मतलब क्या है कि व्याकरण ही हमें शुद्धता का ज्ञान कराती है भाषा का। और यही एक कारण होता है कि अलग अलग देशों में जाने के बाद भी, अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग कोनों में प्रचलित होने के बाद भी भाषा का जो रूप होता है वह एक समान ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही हमें इन सारी चीज़ों का ज्ञान कराती है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रही है। अब व्याकरण की दृष्टि से ये सेंटेंस वाक्य गलत है। क्यों है? क्योंकि मोहन हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, लड़के का ही नाम रखते हैं। इसलिए जब पुल्लिंग का प्रयोग होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार ही होती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो यह सेंटेंस गलत है। हमें बोलना चाहिए या लिखना चाहिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसे ही हम दोनों विद्यालय जा रहा हूँ, ये भी सेंटेंस गलत है। जा रहा हूँ एक वचन में प्रयोग होता है, जा रहे हैं बहुवचन रूप बन जाता है क्योंकि हम बहुवचन हो गया। तो ये सारी चीजों का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। अर्थात व्याकरण वह रूल्स होते हैं, वह नियम होते हैं भाषा को सीखने के, जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलना, उसको शुद्धता के साथ लिखना और उसको शुद्धता से पढ़ना सीख पाते हैं। अर्थात अगर व्याकरण नहीं है तो भाषा का ज्ञान हमारा अधूरा ही रह जाएगा, हम उसमें कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेंगे तो उसका रूप सब जगह एक समान नहीं होगा, जिससे हम कोई मान लीजिए हमने किसी ग्रंथ को पढ़ा है, वो हजारों साल पहले लिखा हुआ है, तो उस संदर्भ में कुछ और अर्थ निकालेगा वो, और आज के संदर्भ में हम उसका कुछ और अर्थ निकालेंगे। तो विद्वानों ने हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो ग्रंथ लिखे हैं, अगर उनमें व्याकरण के नियम ना लागू होते तो उनका जो ज्ञान है वो आज हमारे पास ठीक ठीक से नहीं पहुंच पाता। वो दुविधा हमें समझने में हमेशा बनी रहती उसके लिए। तो भाषा को सीखने के लिए व्याकरण ही सबसे अनिवार्य होता है, यही हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान और शुद्ध रूप प्रदान करता है। आगे है व्याकरण के अंग, व्याकरण के पार्ट। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के हमारे अलग अलग अंग होते हैं, हमारे हाथ है, हमारा सिर है, हमारे पैर है, हमारा मुंह है आदि। ऐसे ही अगर व्याकरण को हम एक पूरा शरीर माने तो इसके भी अलग अलग अंग होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसको समझना अनिवार्य होता है।
व्याकरण का पहला अंग है, पहला उसका पार्ट है वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसमें हम ध्वनि, जिसको हम साउंड्स कहते हैं, अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं आप उसको, तथा वर्ण संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अर्थात व्याकरण को सीखने की उसका पहला जो अंग है, उसकी पहली जो सीढ़ी है वो है वर्ण विचार। अर्थात पहले हमें उस भाषा से संबंधित जो वर्णमाला है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क ख ग ग, ये सारे स्वर और व्यंजन हमें पूर्णता से सीखना पड़ेगा। इनका उच्चारण कैसे होता है, इनको लिखने की बनावट किस रूप में बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और वर्णों का क्रम क्या होता है, सबसे पहले वर्ण कौन सा प्रयोग होता है, उसके बाद कौन सा प्रयोग होता है, इसमें हरिस्वर स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है, प्लुत स्वर कौन सा होता है, वो सारी चीज़ें अगर हम सीख पाते हैं तभी हम भाषा पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात हम उसको पूर्णता से सीख पाते हैं। इसके बाद है जी अगली जो सीढ़ी है वो है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं, शब्दों के विभिन्न रूपों के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि हम तत्सम शब्दों का जिक्र करते हैं, तद्भव होते हैं, देसी होते हैं, विदेशी होते हैं, शंकर शब्द होते हैं, हमारे जो संकर शब्द हैं, तो ये हम शब्द विचार के अंतर्गत सीखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ऐसे शब्दों के अनेक रूप होते हैं, अनेक भेद होते हैं, जिनको सीखना अनिवार्य होता है। अगर हम उनके बारे में ना सीख पाएंगे तो भाषा पर भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन काल में चिड़िया शब्द सभी पक्षियों के लिए यूज किया जाता था। आपने देखा होगा कि आज भी कुछ कहानियां हम पढ़ते हैं तो उनके बीच में चिड़िया शब्द का प्रयोग होता है। चिड़िया का मतलब चिड़िया नहीं होता, स्पैरो नहीं होता है, अपितु वो पक्षियों के लिए कवि या लेखक प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। तो आज के संदर्भ में चिड़िया का मतलब चिड़िया ही रह गया है, हमने तोता, मोर, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग नाम रख दिए हैं। ऐसे ही ये हम जब शब्द विचार पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग अर्थ देते हैं। आपने देखा होगा कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं, आपने देखा कि पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। मान लीजिए मैं उत्तर की बात करता हूँ तो उत्तर जो शब्द है कई बार अंस्वर के लिए यूज होता है, कई बार दिशा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये शब्द विचार के अंतर्गत हम इनको गहरे से सीख पाते हैं। अगर हम इनको नहीं सीख पाते हैं तो भाषा को भी हम अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाते हैं, उसमें हमारी अपूर्णता हमेशा ही बनी रहती है। इसके बाद है जी हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण का तीसरा अंग है, तीसरा पार्ट है उसका, तीसरा हिस्सा है उसका। वाक्य विचार के अंतर्गत हम पदबंध, उपवाक्य, वाक्य तथा वाक्य के भेदों का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पदबंध का मतलब है पदों का बंधन, पदों का ग्रुप, पदों का समूह। अब ये पद क्या चीज है ये आपको समझना पड़ेगा। पद और शब्द दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द और पद दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर दोनों में अंतर आ जाता है। मान लीजिए एक मैं शब्द आपको प्रयोग कर रहा हूं, वो है रमेश। रमेश मैंने लिखा कॉपी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, मैंने लिख दिया रमेश, तो रमेश एक शब्द कहलाएगा। मैंने लिख दिया जी कमल, 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 तो जो कमल शब्द है वह शब्द ही कहलाएगा। लेकिन जब हम इन शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब वही शब्द पद कहलाएगा। जैसे कमल पुस्तक पढ़ रहा है, पहले मैंने कमल को अकेला लिखा था, कमल शब्द कहलाया था। अब मैंने क्या किया, कमल को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर
दिया है। अब जो कमल शब्द है वह हो गया पद, अर्थात कमल पुस्तक पढ़ रहा है, इस सेंटेंस में जो कमल शब्द है अब वह शब्द न कहलाकर पद कहलाएगा। अब आप बात को समझ गए होंगे कि शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है प्रयोग के आधार पर। अगर हम शब्द को स्वतंत्र रखते हैं, व्याकरण के नियमों से बाहर रखते हैं, वाक्य से बाहर रखते हैं, तो वह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, व्याकरण के नियम उस पर लागू हो जाते हैं, तब उसी शब्द को हम पद कहना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब है छोटा वाक्य। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मैं खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ पूर्ण विराम, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और मैं खेल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये वाक्य कहलाता है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ रहा है ये आधा है, और मैं खेल रहा हूँ, ये मैं इसको दूसरे रूप में अगर आपसे बोल रहा हूँ, तो ये दो उपवाक्य कहलाएंगे। वाक्य पूर्ण कब होता है? जब पूर्ण विराम उसके बाद लग जाता है, जब वो अपना पूरा अर्थ दे देता है। तो उपवाक्य पदबंध से बड़ा हो सकता है या होता है। इसके बाद है हमारा वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिसमें पूरा अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है उसके अंदर। मैंने आपको कहा है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ मैं प्रतिदिन विद्यालय, तो आपको अर्थ अपूर्ण लग रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है सही सही। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, या मैं खेल रहा हूँ विद्यालय में, कुछ भी आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, और उसमें पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ पूर्ण विराम, ऐसा सुनकर, ऐसा पढ़कर आपको पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम पदबंध, उपवाक्य, वाक्य की चर्चा करते हैं। साथ ही वाक्य के भेदों का अध्ययन भी किया जाता है, स्टडी भी की जाती है। आपने देखा कि वाक्य के दो भेद होते हैं, जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जैसे वाक्य के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें व्याकरण से ही सीखने को मिलती है। अर्थात वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के भेदों, उपभेदों का भी अध्ययन करते, उनके बारे में हम सीखते हैं। तो ये है हमारी व्याकरण और उसके अंग।